पिछले वाले वीडियो में हमने आपको पूरा समुच्चय बता दिया है। जितने भी वीडियो बने हैं इसके पहले सब में समुच्चय बताया गया है, समझा। अब पूरा समुच्चय खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा क्या, क्रमित युग्म। तो आइए देखते हैं क्या होता है क्रमित युग्म। ध्यान दीजिए, समुच्चय जब पढ़ रहे थे हम, तो समुच्चय में ये नहीं देख रहे थे कि ये समुच्चय बना 1 2 3 4, ये नहीं देख रहे थे क्रम से है कि बिना क्रम का। यहाँ 7 लिख के यहाँ भी 5 लिख सकते हैं, समझा। इसमें क्रम का कोई मतलब नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, क्रम से लिखे या बिना क्रम से लिखे, समुच्चय में नहीं दिक्कत था। लेकिन ये क्रमित युग्म में है कि क्रमित युग्म कैसे होता है। अब जैसे इसको तो लिख दिए, कोई बात नहीं, इसको तो लिख दिए, जैसे इसको तो लिख दिए 1 3 4 2 5, फिर भी 1 से लेके 5 तक है, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब क्रमित युग्म की बात करेंगे तो जैसे हो गया रमेश पुत्र श्री सुरेश, समझा रहा भैया। ये रमेश लड़के का नाम है, पुत्र है किसके, सुरेश का। मतलब रमेश सना सुरेश, तो रमेश किसका पुत्र है, सुरेश का। अगर हम भैया सुरेश को पहले लिख देंगे रमेश को बाद में, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। सुरेश पुत्र रमेश, उल्टा लिख के देखिए, सुरेश पुत्र रमेश, समझ रहा है। तो श्री सुरेश रमेश, अब हम ये कौन है, सुरेश कौन है, पापा है या पिताजी हैं, समझ आप। और ये कौन है, बेटा। और यहाँ क्या अगर उलट दिए तब क्या हो गया भैया, तो ये बेटा जो है पिता बन गया और पिता क्या हो गए, बेटे बन गए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि क्रमित युग्म में अवयव कैसे होने चाहिए, क्रम में होने चाहिए, समझा। जैसे कि इसी को कैसे लिखेंगे, इस तरह से, रमेश कामा सुरेश, ये हो गया क्रमित युग्म। ये क्रम से युग्म बन गया, ये समझ आप। अगर सुरेश पहले लिख देते रमेश बाद में, तो समझ रहे हैं क्या होता, समझ आप। अब जैसे कह दिया भैया, क्या कह दिया कि भैया जैसे कि राज्य और राजधानी, कहेंगे कि राज्य और राजधानी का युग्म बनाइए। तो राज्य और राजधानी का युग्म कैसे बनेगा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये बनेगा ना, उत्तर प्रदेश लखनऊ। पहले कहेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ये कहेंगे भैया लखनऊ की राजधानी, ये तो नहीं कहेंगे ना लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश, ये गलत है ना। ये नहीं कहेंगे कि लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश, क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश लखनऊ। और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भोपाल, समझ आ रहा है। बिहार पटना। ऐसे ही कैसे बनेगा, पहले राज्यों का नाम आएगा बाद में राजधानी। तो इसका जब क्रमित युग्म बनाएंगे तो पहले यूपी लिखेंगे, उसके बाद कामा लगा के क्या लिखेंगे, लखनऊ, समझा। पहले यूपी फिर लखनऊ। यहाँ पे पहले मध्य प्रदेश, पहले एमपी, फिर भोपाल। यहाँ पे पहले बिहार, फिर जाके पटना। अगर यही उल्टा कर देते तो भैया लखनऊ की राजधानी उत्तर प्रदेश है, गलत हो जाता। तो क्रमित युग्म क्या होता है, समझ में आया क्या, कि उसके क्रमित युग्म क्या होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए, नहीं तो वो बिना अर्थ के हो जाएगा, समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम क्रमित युग्म की परिभाषा क्या होती है, समझा। तो देखिए क्रमित युग्म क्या क्या देखे भैया, 2-2 अवयव थे या 2-2 मेंबर थे, 2-2 सदस्य थे। ये जो रहता है रमेश सुरेश, ये सब क्या थे, सदस्य थे, या फिर अवयव कह लीजिए, या फिर मेंबर, समझा। तो कहेंगे कि दो क्रमित युग्म, 2 वस्तु कह लीजिए, चाहे मेंबर कह लीजिए, चाहे अवयव, ठीक। 2 वस्तुओं के निश्चित क्रम, समझ आ रहा है। 2 वस्तुओं के निश्चित क्रम के युग्म को क्या भैया, 2 वस्तुओं के निश्चित क्रम के युग्म को क्या कहते हैं, क्रमित
क्रमित युग्म या फिर ऑर्डर्ड पेयर, किन्हीं दो वस्तुओं, कोई भी दो वस्तु, उनका निश्चित पेयर होना चाहिए। क्या? निश्चित क्रम। समझा? निश्चित क्रम के युग्म को, निश्चित क्रम में वो रखे हों और उनका जो युग्म बनेगा उनको क्या कह देंगे? क्रमित युग्म कहते हैं। जैसे आपने देखा ही क्या कि उत्तर प्रदेश लखनऊ, समझा? और क्या देखा? बिहार पटना। और क्या देखा? रमेश सुरेश। समझा? रमेश कौन है? पुत्र है, सुरेश पिता। समझा क्या? क्रमित युग्म हम बनाए थे क्या? मान लेते हैं एक क्रमित युग्म यूपी, इसकी राजधानी लखनऊ। समझा? उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये एक क्रमित युग्म हो गया। निश्चित है कि नहीं है? समझ आ रहा है ना? तो क्रमित युग्म के, ध्यान दीजिए, क्रमित युग्म के पूछेगा क्रमित युग्म का पहला घटक, भैया जो पहले है उसको क्या कहेंगे? प्रथम। इसको प्रथम अवयव कहें या फिर प्रथम घटक कहें, या इसी को कहते हैं प्रथम निर्देशांक। प्रथम निर्देशांक, समझ में आ रहा है? इसको क्या कहते हैं? प्रथम अवयव या प्रथम घटक या प्रथम निर्देशांक। किसको? क्रमित युग्म के पहले अवयव को, पहले मेंबर को, पहले सदस्य को क्या कहेंगे? प्रथम अवयव, प्रथम घटक या प्रथम निर्देशांक। और दूसरे को क्या कहेंगे? द्वितीय अवयव या फिर क्या? द्वितीय घटक या द्वितीय निर्देशांक। द्वितीय निर्देशांक, समझ आ रहा है? क्या कहेंगे? पहले घटक को, पहले अवयव को, पहले अवयव को प्रथम अवयव या प्रथम घटक या प्रथम निर्देशांक, और दूसरे वाले को द्वितीय अवयव, द्वितीय घटक या द्वितीय निर्देशांक। समझ आया? अब देखिए कि भैया क्रमित युग्म बनाए थे। क्रमित युग्म जो होता है, मान लेते हैं एक ए है एक बी है, उत्तर प्रदेश लखनऊ छोटा ले लें, एक ए है एक बी है, ठीक? तो ए और बी, ए यहाँ भी ए हो सकता है, समझा? यहाँ भी ए और यहाँ भी ए हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि क्रमित युग्म के दोनों अवयव समान हो सकते हैं, लेकिन ये समुच्चय नहीं हो सकता। जरूरी नहीं कि ये समुच्चय हो। क्रमित युग्म समुच्चय नहीं होता, ये नहीं होता, समझा? क्रमित युग्म समुच्चय नहीं होता। ये हो सकता है कि पहला अवयव भी ए हो, दूसरा अवयव भी ए हो, लेकिन क्रमित युग्म कभी ये नहीं हो सकता। समझ आ रहा है ना? और ध्यान दीजिए, क्रमित युग्म, जैसे दो क्रमित युग्म हैं आपस में बराबर हो सकते हैं। समझ आ रहा है? जैसे दो क्रमित युग्म मान लेते हैं, एक है ए कामा बी और बराबर एक है सी कामा डी। ये बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? जब ए जो है सी के बराबर हो, ए बराबर सी हो और बी बराबर डी हो, तब जाके ये क्या हो जाएंगे? क्रमित युग्म दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। समझा? और एक बात, क्रमित युग्म को ए कामा बी है, इसको नहीं लिख सकते हैं क्या? बी कामा ए, इसको तो हम पहले ही बता दिया आपको। समझ आ रहा है? अब यही आपका क्रमित युग्म था, यहाँ पर आपका क्रमित युग्म का खत्म। अब आगे चलते हैं। तो अब हम देखेंगे दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो दो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल कैसे होता है? जैसे मान लेते हैं एक समुच्चय ए, ये बराबर हो गया क्या? 1 2। अब दूसरा समुच्चय है बी, ये बराबर हो गया 3 2। समझ आ रहा है? ये समुच्चय है, समुच्चय क्या है? समुच्चय। समुच्चय को कैसे दर्शाते हैं? मझले ब्रैकेट में। समझ आ रहा है? तो ए और बी दो समुच्चय। अब कहेंगे इसका कार्तीय गुणनफल क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अभी तक हमने आपको समुच्चय में क्या बताया था? समुच्चयों का संघ बताया। संघ मतलब उनको ऐड कर रहे थे, जोड़ रहे थे सबको। इसके बाद आपको बताया प्रतिच्छेद, इसके बाद अंतर। अब प्रोडक्ट बता दें, ठीक? समुच्चय का नहीं बल्कि संबंध एवं फलन का है। समझ आ रहा है? तो इसमें संबंध देखेंगे कैसे संबंध बताता है इसमें।
अभी आगे चल के पढ़ेंगे, पहले इसको बेस मजबूत करेंगे, समझना। तो ये भी है इसमें, किसमें, संबंध एवं फलन में। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो क्या होता है कार्तीय गुणनफल? पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को 3 के साथ लेंगे, 1, 3, यही है क्या, क्रमित युग्म, समझ आ रहा ना, 1, 3। फिर 1 को कैसे लेंगे, 4 के साथ लेंगे, 1, 4। फिर कैसे लेंगे, 2 को 3 के साथ। अब 1 का काम हो गया, अब 2 को 3 के साथ, 2, 3, 2 को 4 के साथ, 2, 4। ये जो समुच्चय बना किसका है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो समुच्चयों का, समझ आ रहा है। तो इस तरह से हम ये 1, 2, इसमें 2 ही अवयव हैं, 2 अवयव हैं, जितने अवयव बढ़ेंगे उनका और गुणा होगा, समझ आ रहा है ना। बड़ा आप लीजिए अवयव, ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। अब अगर आप इसको समझ जाएंगे तो पेपर में हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे अपना, समझ आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या देखेंगे कि जैसे हमने युग्म लिया था, समुच्चय लिया था ए बराबर कुछ भी ले लें, ए बी, और बी बराबर सी डी, 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, समझ आ रहा है ना। तो ये लिए थे, इसमें ये भी ध्यान दीजिएगा क्या कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं हो सकता बी क्रॉस ए की। कैसे समझ रहे हैं, जब ए क्रॉस बी करेंगे तो पहले ऐसे लेंगे, ए वाला अवयव ए, बी, उसके बाद दूसरा वाला अवयव सी, बी। और जब ऐसे लेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे गुणा करना, तो आएगा ए, सी एक ब्रैकेट में, उसके बाद ए, डी दूसरे ब्रैकेट में, समझ आ रहा। उसी तरह लेंगे बी का, इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा बी, सी, और उसके बाद बी, डी, ये आएगा, समझ आ रहा। लेकिन जब ये करेंगे तो पहले कौन आ जाएगा, पहले बी का अवयव आ जाएगा, कौन, सी, डी, डी ले लेंगे। इसके बाद ए का अवयव ए, बी। अब कैसे गुणनफल होगा, अब गुणा कैसे करेंगे भैया, एक सी का पहले इसमें करेंगे तो क्या आएगा, सी, ए, समझ आ रहा है, सी, ए आ गया। उसके बाद क्या आएगा, सी, बी, उसके बाद डी, ए, डी का गुणा करेंगे, फिर डी, बी, बी, समझ आ रहा है। तो देखिए ध्यान से, क्या ए सी, यहाँ पे कहीं ए सी है, सी ए है भैया। अभी हम आप जस्ट पहले आपको पढ़ाएंगे क्या कि क्रमित युग्म में होना चाहिए, वो क्रमित युग्म में बताया है कि ए, बी कभी बराबर नहीं हो सकता बी, ए की। मतलब इसको अगर उलट के लिखें तो ये बराबर नहीं होगा। तो देखिए ए, सी और सी, ए ये बराबर नहीं है। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे, पूरा समुच्चय बराबर नहीं होगा, समझ आया। अगर ये आपको समझ में आ गया कार्तीय गुणनफल, तो आगे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा क्या कि यदि ए बराबर 5 है, कोई 5 समुच्चय है, दो समुच्चय मान लेते हैं, एक ए है एक बी है। ए और बी में से एक या फिर दोनों, चाहे ए या बी चाहे दोनों लोग, अगर रिक्त समुच्चय हैं तो क्या कहेंगे, ये भी मान लेते हैं रिक्त समुच्चय, तो हो जाएगा कि ए क्रॉस बी करेंगे तो आएगा क्या, रिक्त समुच्चय समझा, आ जाएगा क्या, रिक्त समुच्चय। या फिर बी क्रॉस ए करेंगे फिर भी क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय, समझ आ रहा है। यहाँ पे कुछ ले लेते, एक रिक्त रहता फिर भी यही काम होता, समझ आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, ए भी रिक्त है बी भी रिक्त है, समझ में तो आ रहे हैं। ए क्रॉस बी करेंगे क्या आ जाएगा, रिक्त समुच्चय, बी क्रॉस ए करेंगे तो रिक्त समुच्चय। क्यों, कब, जब या तो ए रिक्त हो या तो बी रिक्त हो या तो दोनों रिक्त हो, समझ आ रहा है। तो उनका गुणनफल क्या आएगा, रिक्त। जैसे या तो ए 0 हो या तो बी 0 हो, तो 0 का गुणा किसी में भी कर दें तो क्या आएगा, 0, और 0 का गुणा स्वयं 0 में करेंगे फिर भी 0, समझ आ रहा है ना। रिक्त समुच्चय मतलब कुछ नहीं, समझ आ रहा है ना। तो
जीरो का गुणा जीरो में करेंगे जीरो, इसका मतलब रिक्त का गुणा रिक्त में करेंगे क्या हो जाएगा, रिक्त आएगा। और रिक्त का गुणा यहाँ पे मान लेते हैं कोई अवयव है 1 2 3, फिर भी क्या आएगा, रिक्त समुच्चय ही आएगा। समझ आ रहा है ना, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, रिक्त आएगा। समझ आ गया। तो अब आगे चलते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए क्या, कि भैया यदि ए और बी दोनों परिमित समुच्चय हैं, यदि ए कामा बी परिमित हो, जब ए कामा बी परिमित मतलब फाइनाइट हो, इनका अंत पता हो हमें, समझा, जो पता रहता है वो फाइनाइट होता है, जिसका अंत पता नहीं वो इनफाइनाइट। तो यदि ए और बी परिमित है तो हम कह सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब कि समुच्चय में कितने अवयव हैं उनकी संख्या, मतलब ए क्रॉस बी करेंगे फिर उनकी संख्या निकालेंगे, ये बराबर है किसका, बी क्रॉस ए के। समझ आ रहा है, ए क्रॉस बी में जितने अवयव रहेंगे उतने ही बी क्रॉस ए में भी रहेंगे, और उतने ही अवयव किस में रहेंगे, नंबर ऑफ ए और क्रॉस नंबर ऑफ बी। समझ आ रहा है, नंबर ऑफ ए मतलब समुच्चय ए में जितने अवयव हैं गुणे समुच्चय बी में जितने अवयव हैं, अगर इनका दोनों का गुणा कर दिया जाए तो समुच्चय दोनों जब बन गया ए क्रॉस बी, उनका प्रोडक्ट में कितने अवयव हैं ये पता चल जाएगा। जैसे मान लेते हैं ए में 2 अवयव है, इसमें भी 2 अवयव, तो 2 क्रॉस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसमें जब गिनेंगे तो इसमें भी 4 अवयव आएंगे, इसमें भी 4 अवयव आएंगे। समझ आ रहा है, देख लीजिए करके। जैसे मान लेते हैं कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, 1 2 3 4, अब गुणा करिए 1 3 1 3 1 4 1 4 2 3 2 3 और 2 4 2 4, तो कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, क्या है ये ए है और ये बी है, तो ये क्या है, ए क्रॉस बी है। जब ए में 2 बी में 2, ए में 2 बी में 2 क्रॉस करें 4, और ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में कितने 4 ही, वैसे ही उलट देंगे तब भी कितने अवयव आएंगे, 4 अवयव। तो ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण इसका गुण है, प्रमेय है, समझिए। समझा, इसको याद रखिए और इसके पहले जो बताएं उसको याद रखिए। समझा, अब चलते हैं आगे। अब तक हमने 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल देखा, अब हम देखते हैं 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो 3 समुच्चय मतलब ए होगा, बी होगा और सी होगा। समझ आ रहा है, ये भैया रिक्त समुच्चय नहीं, इसमें कुछ भर देते हैं, 1 2 ए बी 3 4, 3 समुच्चय हो गए आपके। अब 3 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कैसे होता है, कहेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी, पहले ए क्रॉस बी गुणा कर लीजिए, उसके बाद जो आएगा उसका गुणा कर दीजिए सी में, ये हो सकता है। या फिर कर दीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका मतलब ये है कि पहले 2 को अलग से गुणा कर लीजिए, जो अवयव आए उसके बाद तीसरे वाले से गुणा कर दीजिए। समझ आ रहा है, तो करके हम देख लेते हैं क्या दिक्कत है। ए बी सी लीजिए, ए क्या है 1 2, तो पहले हम क्या करें, ए बी का गुणा कर दें, क्या दिक्कत है, इसी वक्त ए का गुणा 1 हो जाएगा 1 ए, समझा। फिर इसमें बी में हो जाएगा 1 बी, फिर 2 का ए में इसी में रहेगा 2 ए, फिर उसके बाद 2 बी, ये क्या बन गया ए क्रॉस बी। अभी सी को लिखना है, तो सी को भी लिख लीजिए, इसमें सी क्या है 3 4 3 4, समझ आ रहा है। तो देखिए अब 3 4, अब क्या होगा, इसका पहले गुणा इसमें होगा फिर इसमें होगा, समझ आ रहा है। तो क्या करेंगे 1 ए 3, ये बन गया। इसके बाद 1 ए 4, 1 ए 4, समझा। अब इसका आइए, इसका दोनों से सम हो गया, अब इसका दोनों से करेंगे क्या गुणा, क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है, क्या हो जाएगा 1 बी 3 और 1 बी 4। अब इससे करेंगे 2 ए 3, 2 ए, इससे कर रहे हैं 4। अब फिर इससे करेंगे 2 बी 3 और 2 बी 4। ध्यान दीजिएगा भैया, क्या है ये ऐसे करें चाहे ऐसे करें, दोनों बराबर ही बात आएगी।
तो पहले इसका कर लिए होते, फिर बाद में इससे करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। इनको उलटना नहीं है, समझा? इनको सी को आगे नहीं लाना है, वहीं रहेगा। बुरा चाहे जिसका पहले कर दीजिए, समझ आ रहा? और एक बात ध्यान दीजिए, क्या कि भैया देखिए इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब भैया क्या, यहाँ पे 2 अवयव, यहाँ पे 2 अवयव, यहाँ पे 2 अवयव, 2 तो है सब में। तो ये हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी क्रॉस नंबर ऑफ सी। मतलब कि एक बार ए का जितने अवयव हैं उनका गुणा बी से जितने अवयव हैं, फिर उनका गुणा सी में जितने अवयव हैं उनसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, एकदम पहले वाले की तरह से। समझा? अगर आपको कार्तीय गुणन समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, आगे समझने में आपको संबंध पूरा आपके समझ में आएगा। समझा? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है संबंध को समझने के लिए। समझ में तो आएगा भैया, 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख, मतलब तीर के द्वारा इसका कैसे आरेख बनता है। तो ध्यान दीजिए, क्या मान लेते हैं, एक समुच्चय ए है, इसमें है ए बी सी, और दूसरा समुच्चय बी है, इसमें है 1, 2। 2 समुच्चय आपके सामने हैं। अब इसके तीर आरेख को कैसे करेंगे, तो हम समुच्चय एक बार ऐसे बना लेते हैं, ए है, इसमें कितने अवयव हैं, ए बी सी, 3 अवयव हैं भैया समुच्चय है। और एक समुच्चय बी बना लेते हैं, इसमें कितने अवयव हैं, 1, 2 अवयव हैं। समझ आ रहा है? तो जब ए क्रॉस बी करेंगे, क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले ए का गुणा पहले 1 में, फिर ए का गुणा 2 में। क्या करेंगे, ए का गुणा 1 में A1, उसके बाद ए का गुणा 2 में तो A2, ये बन गया। इसके बाद इसका काम हो गया दोनों से, अब इसका काम चलेगा दोनों से। बी का गुणा ए में क्या हो जाएगा, B1, फिर बी का गुणा 2 में क्या हो जाएगा, B2, इनका भी काम खत्म। अब क्या आ जाएगा सी, तो सी का गुणा ए में 1 में तो C1, और सी का गुणा 2 में क्या हो जाएगा, C2। तो यही है हमारा क्या, 2 समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का तीर आरेख। भैया यही तीर है, ये क्या है, तीर। इसी तीर के द्वारा दर्शाया गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, तीर आरेख। इतना समझ में आ गया। अब कहेगा कि कोई समुच्चय दे देगा तो उसका तीर आरेख आप बना लेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले एक आरेख को एक अवयव का सब में क्या लगा देंगे, तीर। अभी यहाँ 3 होता तो तीनों में लगाते, समझ में आया? पहले 1 2 3, उसके बाद बी का भी तीनों में, सी का भी तीनों में। समझ में आ गया तीर आरेख आपको। इसके बाद अब देखिए आप भैया, अब हम देखते हैं 2 समुच्चय के कार्तीय गुणनफल का आरेखी निरूपण। समझ में आ रहा है? इसके पहले देखिए कि तीर द्वारा कैसे दर्शाते हैं। अब इसके बाद क्या देखेंगे, आरेखी निरूपण, मतलब आरेख के द्वारा कैसे दर्शाया जाता है इसको। आरेख का मतलब ग्राफ पेपर आप देखे हैं, ग्राफ पेपर में कई लाइनें बनी होती हैं, ढेर सारी ऐसे ऐसे, समझा? वही होता है ग्राफ पेपर। अब ध्यान दीजिए, आपने निर्देशांक पढ़ा है ना, क्लास 10th में आपके निर्देशांक हैं। निर्देशांक मतलब ऐसे पहले ये बनेगा क्या, ये है x अक्ष, ये y अक्ष। कौन सा अक्ष है, y अक्ष, x अक्ष। तो इस पे क्या होती हैं, संख्याएं रहती हैं। तो इसमें भी मान लेते हैं क्या, समुच्चय है, 2 समुच्चय का कार्तीय गुणनफल देख रहा हूँ। तो एक समुच्चय मान लेते हैं a बराबर 1, 2, ठीक भैया। और ये बिंदु जो होता है ये 0 होता है, मूल बिंदु इसे कहते हैं। और b समुच्चय ले लेते हैं क्या, 3, 4। समझ आ रहा ना, 3, 4 कुछ भी लीजिए आप, आपका भी आएगा, ध्यान दीजिए बस, सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए। हम आपको नोट्स नहीं छपा रहे हैं, सिर्फ ध्यान दीजिए बस, सब कुछ समझ में आएगा। नोट्स छापने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान दीजिए, क्या लेंगे भैया, 1, 2। तो पहले गिनती लिख दीजिए, इस पर नंबरिंग कर दीजिए।
1 मान लेते हैं यहाँ पे, 2 3 4 5 6, इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम कम मिले हैं 4 तक। ठीक, यहाँ भी ऊपर भी जितना दूरी इधर हो उतनी ही दूरी इधर भी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है? ये नंबरिंग हमने कर दिया। जितने अंकों की आवश्यकता होगी उतने तक हम जाएंगे, समझा? तो अभी हमको कितने तक जाना है? 4 तक। तो 4 तक की आवश्यकता, हम 6 तक के हैं, समझ आ रहा है? अब देखिए क्या करेंगे कि क्या क्या है 1 और 2। तो 1 से ये निर्देशांक हम बताए ना, प्रथम निर्देशांक द्वितीय निर्देशांक। तो प्रथम निर्देशांक 1 को पहले ऐसे कर दीजिए, डॉट डॉट लाइन से रेखा खींच दीजिए इसके समांतर, वाई अक्ष के समांतर। ठीक है, क्योंकि ये यक्स वाला निर्देशांक होता है, ये वाई का निर्देशांक, समझ आ रहा है? अब यक्स पे वाई के समांतर रेखा खींचिए। 2 भी है तो 2 के भी वाई के समांतर रेखा खींचा जाएगा, खींच दिया, समझ आ रहा है? अब क्या करें? अब बी में 3 और 4 है, तो बी वाला ये है, बी का मतलब क्या? ये यक्स अक्ष वाला हो गया, यक्स वाला, और बी वाला मतलब वाई वाला। ये यक्स वाला हो गया, ये वाई वाला। तो 3 कहाँ है? ये है 3, और ये 4 कहाँ है? ये है 4। क्या लेंगे आप? 3 का भी ऐसे करेंगे, समझा? इसके बाद 4 है तो 4 को भी ऐसे करेंगे, समझ आ रहा है? अब देखिए ये लाइनें कहाँ कहाँ काट रही। पहले ए का यहाँ पे काट रही 3 वाला, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 1, 3, समझो? और ये 2 और 3, देखिए ये 2 वाला काट रहा है और 3 वाला, तो 2, 3, ध्यान दीजिए एकदम। ये 4 वाला और 1 वाला, तो 1, 4, और ये कौन सा? 2, देखिए 2 वाला और 4 वाला, तो इसका मतलब 2, 4, समझ आ रहा है? देखिए ध्यान से, ये 3 वाला था, ये 1 वाला था, इसका मतलब 1, 3। ये 2 वाला था, ये 3 वाला था, इसका मतलब 2, 3, समझा? अब फिर देखिए ये 1 वाला, ये 4 वाला, तो 1, 4, ये 2 वाला, ये 4 वाला, तो 2, 4, इतना समझ आ गया? अब ये जो आया है, क्या आया? 1, 3 पहले आया, क्या आया? 1, 3, ये निरूपित कर दिए हैं, बस यही आएगा अभी गुणनखंड करने, देखिएगा। 1, 3, उसके बाद 2, 3, उसके बाद 1, 4, उसके बाद 2, 4, समझ में आ रहा है? अब देख लेते हैं गुणा करके क्या सही आया है। तो देखिए ध्यान से, ए का गुणा जब बी में करेंगे तो पहले ए का 3 से, तो 1, 3 आएगा, फिर ए का 4 से, तो 1, 4 आएगा, फिर 2 का 3 से 2, 3 आएगा, फिर 2 का 4 से 2, 4 आएगा। अब मिलाइए, क्या दोनों बराबर हैं? 1, 3, 1, 3, 1, 4, ये 1, 4 है भैया, 2, 3, 1, 4 है, देखिए 1, 4 है। समुच्चय में अंक इधर उधर हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं हो सकता, क्रमित युग्म में, समझ आ रहा ना? ये समुच्चय कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो सकता है। 1, 3 मिला, 1, 3 मिला, 1, 4 मिला, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 2, कोई दिक्कत समझ आ कि नहीं है? कैसे दिखाएंगे आरेख पे? आरेख पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है भैया, जो आप अंक लिए हैं अंक को रखिए, और जो ये वाला अंक लिए हैं समुच्चय उस पर रखिए। तो रखेंगे जब, तो जिस बिंदु पर वो मिलेंगे, जैसे 4 और 1 पे मिल रहे हैं तो 1, 4, समझ आ रहा है? अगर A क्रॉस B है तो पहले A वाला अवयव लेंगे, ये A क्रॉस B था, समझ आ रहा है ना? और अगर B क्रॉस A रहेगा तो पहले B की गिनती होगी, तब यहाँ जो 1, 4 है तो 4, 1 हो जाएगा। जब B क्रॉस लेंगे तब, अभी क्या लिए? A क्रॉस B, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इतना समझ गए? अब आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझ आया?